तो आज हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं और इतिहास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का पहला पार्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद। लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि इतिहास होता क्या है और इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते हैं और इतिहास के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं इतिहास शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बोलता है समोसा, तो हम जानते हैं कि समोसा क्या होता है कि मैदा से बना 3 कोने वाला चीज जिसमें आलू भरा हुआ है उसको समोसा बोलते हैं। उस तरह अगर मान लीजिए वो इतिहास बोलता है तो हम उस शब्द का, इतिहास का मतलब क्या समझे, तो सिंपल सा आप समझिएगा कि इतिहास हम उसको बोलते हैं कि जब भूतकाल में हुए बड़े बड़े घटनाओं का विचार हो, बात हो, उसको हम इतिहास बोलते हैं। मतलब कि भूतकाल में हुए बड़े बड़े घटनाओं को हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। देखिए, बड़े बड़े घटनाओं का इतिहास बोलेंगे, छोटे मोटे घटनाओं को नहीं तो भूतकाल में हमारे पूर्वज जो थे, मेरे बाबा दादा जो थे, वो दोनों हमारे पीठ भी गए होंगे, तो उसको इतिहास थोड़ा पढ़ लेंगे हम लोग। इतिहास उन्हीं घटनाओं को पढ़ना है जो बहुत बड़ा घटना हो, ठीक है। तो इतिहास क्या है कि इतिहास भूतकाल में, अतीत में हुए बड़े बड़े घटनाओं को क्या बोलते हैं लोग, इतिहास बोलते हैं। और दूसरा हम टॉपिक देखें कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, इतिहास पढ़ने का एक सटीक रीजन यह होता है कि हम अपने पूर्वजों से, हम अपने इतिहास से वो गलतियों के बारे में जाने जो गलतियां उन्होंने की थी, और उस गलतियों को जान के हम दोबारा अपनी जिंदगी में ना करें, और वो अच्छाइयों को जाने जो उन्होंने जीवन में की थी, जिनसे उनको लाभ हुआ था, तो वो हम अपने जीवन में उतार के अपने आप को लाभान्वित करें, हम भविष्य में लाभ प्राप्त कर सके। मतलब सिंपल सा कहने का अर्थ है कि अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास पढ़ के अपने पूर्वज द्वारा अपने भूतकाल में हुए गलतियों को न दोहराए और अच्छाइयों को दोहराए। समझ में आ रहा है। चलिए तीसरा टॉपिक देखते हैं हम लोग। तीसरा टॉपिक है इतिहास कितने प्रकार का होता है। तो इतिहास 3 प्रकार का होता है। इतिहास 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राचीन इतिहास, दूसरा होता है मध्यकालीन इतिहास या मध्य इतिहास, तीसरा होता है आधुनिक इतिहास। देखिए, इतिहास का प्रकार तो खैर बांटा जाए तो और भी बढ़ जाएगा, लेकिन मैं सिंपल तरह से बता रहा हूं कि इतिहास 3 प्रकार का होता है। एक है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्य इतिहास, तीसरा है आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम लोग सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। मध्यकाल में मुस्लिम ने हमें गुलाम बनाया, फिर हमारे वीरों ने उन्हें बजाया, फिर आधुनिक काल आया, फिर अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, फिर हमारे वीरों ने उन्हें बजाया, आधुनिक काल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल के बारे में, यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 10th क्लास का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद को हम बहुत सारे टॉपिक्स पे पढ़ाने वाले हैं, जिनमें से कुछ टॉपिक्स के यहाँ पे लिखे हुए हैं। उन टॉपिक्स को इस वीडियो में क्लियर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी इसके आगे का टॉपिक्स आने वाला है। पहला लिखे हैं यूरोप। देखिए, नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो सबसे पहला टॉपिक मेरा है यूरोप। तो यूरोप एक महादेश है, महाद्वीप है। जैसे हमारा भारत भी एक महादेश, एक महाद्वीप में आता है, उसका नाम है एशिया महादेश या एशिया महाद्वीप। देखिए, पृथ्वी जो गोला पृथ्वी है ना, वो पृथ्वी समझिए 7 प्लेट से मिलकर बना है, और 7 प्लेटों को हम लोग महादेश या महाद्वीप कहते हैं, जिसमें से एक यूरोप है, एक एशिया है, इस तरह और भी है। ठीक है, तो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं यूरोप के बारे में पढ़ने वाले हैं, एशिया मतलब अपने बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यूरोप एक क्या है, यूरोप एक महादेश है या महाद्वीप है। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक है राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम, स्नेह, लगाव। याद रखिएगा, जिस भी शब्द के लास्ट में वाद लग जाएगा ना, उसमें लगाव का अर्थ जुड़ता है। जैसे आप लोग देखे होंगे अपने यहाँ खूब जातिवाद होता है कि हम इस जात के हैं तो इसी जात के नेता को वोट देंगे, तो जातिवाद, तो वाद लग गया मतलब स्नेह, प्रेम आ गया, तो जाति के लिए प्रेम। अगर हम इस जाति का है, ए जाति के हैं, तो हमारा नेता कितनों महा घटिया हो, लेकिन हम ए जाति के नेता को ही वोट देने वाले हैं, इसको बोलते हैं जातिवाद। फिर आता है परिवारवाद, से उस तरह राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद मतलब अपने राष्ट्र, अपने देश के प्रति प्रेम, स्नेह। अगर कोई पूछेगा या अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जब किसी के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम की भावना आती है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, और जिसके अंदर आती है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। और देखिए, देश के हर एक नागरिक को अपने देश के लिए राष्ट्रवादी होना जरूरी है। मतलब देश के हर एक नागरिक को राष्ट्रवादी होना जरूरी होता है, क्योंकि देश के हम लोग कर्जदार हैं।
चलिए खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण। 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के समय को पुनर्जागरण कहा गया है, क्योंकि पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनः जागना। मतलब कि आपके ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आप जब खड़ा होते हैं, अपने मन में भावना आते हैं कि नहीं मैं इसका विरोध करूंगा, तो इसका मतलब आपके अंदर अपने आप के लिए एक सोच, एक भावना जग चुकी है, उसी को बोलते हैं पुनर्जागरण। देखिए यूरोप के राष्ट्रवाद चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग फ्रांस और रूस के बारे में पढ़ने वाले हैं, फ्रांस और रूस के बारे में। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं फ्रांस से। देखिए फ्रांस में ना एक राजा था जिसका नाम था लुई 16वां। लुई 16वां नाम था, ठीक है। लुई 16वां इतना घटिया राजा था, इतना मतलब कि घटिया तो बोलना उचित नहीं है, किताब बोलता है निरंकुशवाद और भ्रष्टाचारी, तो हम लोग वही बोल लेते हैं, थोड़ा इज्जत रख लेते हैं। तो लुई 16वां एक निरंकुशवाद राजा था। निरंकुशवाद राजा हम उसको बोलते हैं जो अपने प्रजा का देख रेख ना करता हो, हर एक काम हर एक चीज प्रजा से ही लेता हो, लेकिन उसका देख रेख नहीं करता हो, प्रजा पर अत्याचार करता हो, उसको बोलते हैं निरंकुशवाद राजा। मतलब कि एक घटिया राजा को बोलते हैं निरंकुशवाद राजा। जो लुई 16वां था अपने हर एक काम के लिए अपने प्रजा का यूज करता था, खेती के लिए, सभी चीज के लिए, A to Z चीजों के लिए अपने प्रजा का यूज करता था, लेकिन प्रजा को 1% का भी सुविधा मुहैया नहीं करता था। इसका मतलब वो निरंकुशवाद राजा था, ठीक है। आगे देखेंगे तो लुई 16वां अपने प्रजा का सपोर्ट नहीं करता था, प्रजा पर अत्याचार करता था, लेकिन कुछ वर्ग को सपोर्ट करता था और उसे अच्छा सुविधा मुहैया करता था, जैसे कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग मतलब होता है पूंजीपति लोग, पूंजीपति लोग जो धनिक हो। अभी देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं बात, ये सब पढ़ाई जो कर रहे हैं 1789 ईस्वी में कर रहे हैं, लेकिन आप गौर कीजिएगा अभी के डेट में भी कोई भी हो धनिक व्यक्तियों का बहुत मानधन होता है। कोई भी हो धनिक व्यक्तियों का बहुत मानधन करता है। जैसे आप अगर जाइएगा बैंक में, तो बैंक में हम गए हैं तो हम गरीब है तो मेरा कोई सुनेगा नहीं, लेकिन धनिक गया है तो बैंक वाला मैनेजर क्या करेगा, हाँ कहिए ना, है कि नहीं है। उसी तरह लुई 16वां सभी अपने राज्य के, अपने देश के अंतर्गत सभी किसानों को, मजदूरों को, सभी लोगों को अत्याचार करता था, सभी लोगों पर अत्याचार करता था, लेकिन कुलीन वर्ग को सपोर्ट करता था और उसको सुविधा मुहैया करता था। दूसरा था पादरी वर्ग। पादरी वर्ग अगर हम बात करें पादरी का, पादरी मतलब होता है ईसाइयों का पंडित। जैसे हम लोगों का पंडित है, मुस्लिम लोगों का होता है मौलाना, हम लोगों का पंडित, उस तरह ईसाइयों का होता है पादरी। ये फ्रांस में मुख्य रूप से ईसाई लोग ही रहते थे। जैसे नेपाल में अधिकतर हिंदू रहते हैं, सऊदी अरब में मुस्लिम रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं मुस्लिम, उस तरह फ्रांस देश में अधिकतर कौन थे, ईसाई थे। और उनके जो पंडित जो होते हैं उनको बोलते हैं लोग पादरी वर्ग। तो जो लुई 16वां था पूंजीपति वर्ग मतलब कुलीन वर्ग को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पैसा अधिक है, उससे हेल्प मिल रहा, टैक्स मिल रहा है उसको, लेकिन जो पादरी वर्ग था उससे डरता था कि कुछ कह दी तो, इसलिए उसको भी सपोर्ट करता था। बाद में कि जितना भी लोग था सभी पर अत्याचार होता था। और लुई 16वां अपने समय में एक व्यवस्था लागू किया था जिसका नाम था सीमांत व्यवस्था, सीमांती व्यवस्था, जिसका नाम था सीमांती व्यवस्था। मतलब लुई 16वां ने एक व्यवस्था लागू की थी जिसका नाम था सीमांती व्यवस्था। सीमांती व्यवस्था के अंतर्गत लुई 16वां अपने खास लोगों को सीमांत का उपाधि मतलब सीमांत का पद देता था कि तुम आज सीमांत हो गया। तो सीमांत का काम क्या था कि किसी गांव में गया, उस गांव में अगर मान लीजिए 200 लोगों का जमीन है, तो 200 लोगों जमीनों का वो हेड हो गया जो सीमांत है, जो कि लुई 16वां के खास आदमी है, उसको बनाया गया सीमांत। और बोला गया कि जितना भी वहां पे लोग खेती कर रहा है, सब के खेती से जो अनाज उपजेगा उस सभी अनाजों को खरीद लो और लिया के हमको दे दो। इसी को बोलते हैं सीमांती व्यवस्था। मतलब कि लुई 16वां अपना एक आदमी बनाया हर जगह पे, हर गांव में। सीमांत मतलब बहुत इंसान था, हर जगह आदमी बैठाया। वो आदमी क्या करता था, उस गांव का जितना भी खेत है, उस खेत में उपजने वाला हर एक अनाज को खरीद कर अपने राजा को देता था। इसमें नुकसान क्या था कि जो किसान है और अनाज बेचेगा भी तो मार्केट में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाएगा, लेकिन जो सीमांत था वो बहुत कम रेट में खरीदता था, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता था। और नहीं देगा तो फिर पिटेबो करेगा, जो किसान भी कर रहे हैं कितना घटिया रहा था, है कि नहीं है। तो ये हो गया सीमांती व्यवस्था। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में, और नेपोलियन के साथ साथ कई और भी टॉपिक्स हम लोग यूरोप का राष्ट्रवाद का क्लियर देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको जहां भी डाउट लगेगा उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हाँ यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे गलती है।